तो दस्तक सिर्फ वक्त नहीं है, दस्तक मौका है। देश की जनता हमारे दर्शकों को अपनी बात कहकर अपने अधिकारों के लिए दस्तक देने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और अब हर रोज 1 घंटे आपके साथ रहूंगा रात 10 बजे इस दस्तक में। वोट 5 साल में एक बार आप देते हैं, लेकिन अपने विचारों से रोजाना आप दस्तक दे सकते हैं। आपके नजरिए, आपके हल, आपके विचार के आधार पर दस्तक का यह विस्तार है। जहां आज क्या क्या खबर होगी हम आपको पहले ही एक झलक में दिखा देते हैं। किसान आंदोलन के विवाद की जड़ वाले 3 कानून क्या कल होल्ड पर चले जाएंगे, यानी कि क्या वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे? आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे संकेत दिए। किसान आंदोलन के नाम पर अब हिंसा फैलाने वालों की आशंका आखिर कहां से पैदा होने लगी? उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को बचाने के पीछे क्या वाकई कांग्रेस का हाथ है, जैसी पिछले कुछ दिन से चर्चा चल रही है? और धर्म के आधार पर विवादित भड़काऊ बयान क्या जीत देने की गारंटी होते हैं? नेता बार बार आखिर ऐसा क्यों करते हैं? और आज से हम आपसे एक वादा और कर रहे हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए आज से, कि अब खबर को अंजाम तक पहुंचाने की भी दस्तक हम देंगे और आपको दिखाएंगे हर खबर का फॉलोअप भी। और साथ ही यह भी आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर एक अफवाह देश को कैसे करोड़ों रुपए का नुकसान कर देती है। और 10:30 बजे वो सबसे जरूरी सवाल जिसका जवाब आप हर दिन जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप तक वैक्सीन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। पूरी स्पेशल रिपोर्ट आधे घंटे की हम आपके सामने रखेंगे रात को 10:30 बजे। लेकिन आज की पहली दस्तक शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात के साथ। किसी भी दिन शांति भंग हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ रक्त रंजित हो। कुछ भी गलत हुआ तो हम सब बराबरी से जिम्मेदार होंगे। 47 दिन और 8 दौर से लटकी हुई बातचीत के बीच चल रहे किसान आंदोलन और कृषि कानून को रद्द करने समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह टिप्पणी कर दी। कल अदालत अपना फैसला भी सुना देगी। कृषि कानून फिलहाल के लिए क्या रोक दिए जाएंगे या फिर रास्ता कुछ और निकलेगा? इन सारे सवालों के बीच आंदोलन में हिंसा की आशंका आखिर कोर्ट को क्यों लग रही है, इस रिपोर्ट तक आपको ले चलेंगे। उससे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन, रोज 11-11 किसानों की भूख हड़ताल। पूरी करो। अपने खून से चिट्ठी तक लिखी। और फिर ट्रैक्टर लेकर मार्च। होने के बाद भी जब किसान आंदोलन शांति से चलता रहा, तब रविवार को हरियाणा में करनाल के गांव कैमला में किसान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसा होती है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, किसी भी दिन शांति भंग हो जाएगी। क्या देश में चलते किसान आंदोलन के बीच वाकई ये डर है कि शांति भंग हो सकती है? इसके जवाब तक आपको आज तक संवाददाता मंजीत सहगल ले चलेंगे। लेकिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत से आई बड़ी खबरों और टिप्पणियों को आज तक संवाददाताओं की टीम से जान लीजिए। किसान बनाम कृषि कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1.25 घंटे से ज्यादा समय तक सुनवाई चली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम ये नहीं चाहते और हम ये नहीं कह रहे कि इन कानूनों को रद्द या निरस्त किया जाए। हम चाहते हैं कि इसका एक सर्वमान्य हल निकले और जल्दी निकले। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जब तक इसका हल ना निकले, सरकार इन तीनों कानूनों पर रोक लगाए। अगर सरकार रोक नहीं लगाएगी तो हम रोक लगा देंगे। लेकिन कोर्ट ने ये उम्मीद जताई कि दोनों ही पक्ष जल्दी ही इस मामले का सर्वमान्य हल
ढूंढ लेंगे। कितने दिनों से लग रही अटकलों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वो ये नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के पक्ष में है या उनके खिलाफ खड़ी है, लेकिन क्योंकि इतने सारे वरिष्ठ नागरिक, बच्चे और औरतें इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये लॉयर्स को कहा है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप घरों को लौट जाएं ताकि वरिष्ठ नागरिक इस कोरोना काल में इतनी कड़ाके की ठंड में सड़क पर ना बैठें। सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि कोर्ट सख्त टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा दे, तो कोर्ट ने कहा कि हमने तो कोई सख्त टिप्पणी की ही नहीं। फिर एसजी तुषार मेहता ने ये भी अपील की कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से पहले कोई भी रैली या प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हम सीधा ये सोच रहे हैं कि कृषि कानूनों को होल्ड पर रख दें जब तक एक्सपर्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट न दे दे। अदालत ने सरकार और किसान संगठनों को पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के नाम सुझाने को कहा जो एक्सपर्ट कमेटी को संभाल सकें। जरूरी है कि अब आंदोलन में समाधान की दस्तक हो। इसकी वजह समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 120 किलोमीटर दूर करनाल के कैमला गांव चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने ही जिले में आयोजित किसान महापंचायत के लिए लैंड तक नहीं कर पाए क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रविवार को हेलीपैड तक खोद डाला। आंसू गैस के गोले चले। अब इनमें से करीब 800 किसानों पर केस दर्ज हो चुका है। सवाल यह क्या करनाल की घटना किसान आंदोलन के एक दिन कभी भी हिंसक होने की आशंका भविष्य में जताती है? इस कारण को समझने के लिए आज तक संवाददाता मंजीत सहगल दोबारा उसी जगह पहुंचते हैं। उसे शांति प्रिय प्रदर्शन तो नहीं कहा जा सकता। सीधे सीधे इसमें हिंसा नजर आती है और एक किसान और प्रदर्शनकारी किस तरह खुद किसानों का ही नुकसान करके गए हैं उसका नजारा हम कैमला गांव के इन खेतों की हालत देखकर बयान कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 एकड़ तक गेहूं की खड़ी हुई फसल को नष्ट कर दिया गया है और ये नष्ट किसने किया? प्रदर्शन के नाम पर बाहर से आए कुछ लोगों ने कर दिया, जिनका मकसद तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंच को तहस नहस करना था, लेकिन उसकी आड़ में किस तरह से खड़े हुए गेहूं के खेतों को नष्ट कर दिया गया, इसका नजारा हमारे सामने है और ये साफ साफ बताता है कि अब किसानों का प्रदर्शन शांति प्रिय नहीं बल्कि हिंसात्मक हो गया है। 3 से 4 महीने में गेहूं की फसल उग जाती है, लेकिन करनाल में सीएम की किसान महापंचायत के विरोध में आरोप है किसानों की आड़ में ज्यादातर राजनीतिक प्रदर्शनकारियों ने ऐसा हंगामा किया जहां नुकसान स्थानीय किसानों का हुआ, फसल बर्बाद हो गई, रौंद दी गई। छोरे और चाकू और लाठी और डंडे किसान लेके आते हैं, ये शांतिपूर्ण तरीका है? अगर जो शांतिपूर्ण तरीका है तो आराम से आओ, आराम से आओ। 2 दिन पहले भी आए थे हमारे गांव में, उनसे भी शांतिपूर्ण तरीके से बात करी थी। अगर छोरे और चाकू लेकर ये किसान ये शांतिपूर्ण तरीका है? ये प्रत्यक्षदर्शी हैं और हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे हाथ में डंडे, छुरे, बर्छियां, इस तरह के हथियार लेकर आए थे। आपने क्या देखा? प्रदर्शनकारियों का जो रूप था वो क्या था और उन्होंने क्या क्या किया? गणे हुए थे जी, मतलब उनमें जी 100 मत जी 15% हो गए जी ये खेती वाले जी, किसान, बस जी इतना ही हो गया जी। बहुत से लोगों को संभव है कि ये लगे कि किसानों का गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोका होगा, लेकिन ये बात खारिज हो गई जब भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तोड़फोड़ की जिम्मेदारी ले ली। हाँ, बिल्कुल हमने करवाया है क्योंकि ये जो किसान पंचायत के नाम से वो कैमला गांव में कर रहे थे, ये हमारे आंदोलन का पैरेलल प्रोग्राम था। बीजेपी ने कहा है हम 700 रैलियां करेंगे और इस आंदोलन को तोड़ेंगे, लेकिन हमने भी ये कहा है कि बीजेपी जहां ऐसी रैलियां करेगी हम उसका विरोध करेंगे। संभव है कि यही कारण है अब सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी दिन आंदोलन में शांति भंग की आशंका को महसूस किया
इसलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के बताए रास्ते पर सरकार और किसान संगठन बैठें, समाधान की दस्तक मिले। करनाल से मंजीत सहगल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के पंजे की पॉलिटिक्स क्या मुख्तार अंसारी को लेकर कुछ और है? आज दस्तक देकर आप मुख्तार पर कांग्रेस के हाथ होने का सच पूछिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने में 32वीं बार यूपी पुलिस को कांग्रेस शासित सरकार की पुलिस ने रोक दिया। आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है। मुख्तार अंसारी अब तक माफियागिरी, बंदूक, गोली, बम और धमकी के दम पर अपना साम्राज्य जेल के बाहर और जेल के अंदर से चलाता रहा। लेकिन पंजाब की जेल में बंद मुख्तार आरोप है पंजाब की कांग्रेस सरकार और पुलिस के भरोसे डिप्रेशन, डायबिटीज, सांस में तकलीफ, नींद की दिक्कत, रीढ़ में दर्द, बेड रेस्ट का बहाना करके उत्तर प्रदेश आने से लगातार बच जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब दावा है 200 दिन के भीतर करीब 150 करोड़ की मुख्तार अंसारी की अवैध प्रॉपर्टी को पुलिस और प्रशासन जमींदोज कर चुका है, तब इंसाफ की चौखट तक आने से बचने के लिए आरोप है एक बार फिर मुख्तार अंसारी को पंजाब की पुलिस और कांग्रेस सरकार का हाथ मिल गया। मुख्तार अंसारी अभी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। 31 बार यूपी की पुलिस समन लेकर मुख्तार को लाने रोपड़ जा चुकी है। 31 बार मुख्तार अंसारी मेडिकल ग्राउंड का हवाला देकर यूपी जाने से बच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने के लिए लेना पड़ा। लेकिन 32वीं बार भी यूपी पुलिस के हाथों इंसाफ के दरवाजे तक पहुंचने से पंजाब प्रशासन रोकने आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने 2 हफ्ते का और वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में मौजूद रहे आज तक संवाददाता संजय शर्मा से मुख्तार अंसारी पर आगे की खबर जानिए। मुख्तार अंसारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब ये सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है, क्योंकि पंजाब सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 2 हफ्ते का वक्त और चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते का वक्त तो दे दिया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि अपने हलफनामे में पंजाब सरकार उनके खिलाफ लगे मामलों की और जानकारियां और स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करे, साथ ही उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी दाखिल करे कि आखिर उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। अब यहाँ सीधा सवाल उठता है कि जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी यूपी में अपराध के मुद्दे पर कड़े वार करती है, वो पंजाब में अपनी पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को क्यों नहीं मुख्तार अंसारी को बचाने के आरोप पर फटकार लगाती है। इसी कारण मुख्तार से रंजिश में मारे गए बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय तक प्रियंका और पंजाब सरकार से अपील करती हैं। वहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की और प्रियंका गांधी जी से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, वहाँ की सरकार से मैं निवेदन करना चाह रही हूँ, ऐसे खुखार अपराधियों को बचाने की कोशिश न किया जाए, उनको वहाँ से भेजा जाए कि जो न्यायालय में जो चल रहा है केस मुकदमा उसमें न्याय मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2019 से मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल में एक धमकी देने के मामले में बंद है, जिसमें धमकी के ऑडियो का मिलान किए बिना ही तुरंत पंजाब पुलिस मुख्तार को उत्तर प्रदेश से लेकर चली गई थी। आरोप लगता है कि इसके पीछे संबंधों की सियासत है, जो मुख्तार के बेटे और कैप्टन के एक रिश्तेदार से जुड़े होने के आरोप पर आधारित है। तो क्या इसी सियासी आपराधिक गठजोड़ के कारण मुख्तार अंसारी पंजाब में आराम से बच रहा है? दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत से अलग अब जरा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की बात। 2 राज्य, दोनों जगह अपमान की राजनीति, सीता माता का अपमान और महात्मा गांधी का अपमान। फायदा राजनेताओं का, क्योंकि 12 वर्ष की चुनावी जीतों का आकलन यह बताता है कि ईमानदार के मुकाबले भड़काने वाली पार्टी और नेता की जीत 3 गुना ज्यादा तय होती है। সীতারামের কাছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ
লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেস্টিভ্যাল বলে যদি তোমার চেহারাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা। माफी मांगना चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी से ये मांग करता हूँ कि तुरंत वैसे आदमी को पार्टी से निष्कासित किया जाए। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। टीएमसी के नेता लोग इतना हताश हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीता माता का प्रवेश हुआ, लेकिन विवादों के साथ वजह बने कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के सांसद। सीता रामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার চেহারাগুলো যারা এই জয় কি বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেস্টিভ্যালে বলে যদি তোমার চেহারাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। पश्चिम बंगाल में जब महापुरुषों के नाम पर राजनीतिक खींचतान पहले से है, तब टीएमसी के खाते से बड़ी गलती हुई है, क्योंकि अब कल्याण बनर्जी का बयान हिंदू अस्मिता और धर्म के अपमान का मुद्दा बन चुका है। हावड़ा में इसीलिए प्रदर्शन हुआ, पुतला फूका गया और बीजेपी ने एफआईआर भी दर्ज करा दी। बुखलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार बातें करते हैं, इसका कोई बेस नहीं है। देखिए, इसका पहले भी इस प्रकार बात कर चुके हैं। जय श्री राम नारा सुनकर ममता बनर्जी घबराती थी और लोगों को अरेस्ट भी किया, गाली भी दिया। आज गांव-गांव में आइए, आप देखिएगा सारे लोग खड़ा होकर जय श्री राम बोलते हैं। ये एक वार क्राई हो गया है। ममता बनर्जी को माफी मांगना चाहिए। करोड़ों लोग हिंदू धर्म के उपासक हैं, करोड़ों लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। ऐसे में सीता माँ के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि सीता माता कह रही हैं कि मैं तो सौभाग्यवती थी जो मुझे रावण ने एबडक्ट किया, रावण ने किडनैप कर लिया। अगर राम भगवान के भक्तों ने और चेलों ने मुझे एबडक्ट किया होता, मुझे किडनैप किया होता, तो मेरी वही हालत होती जो हाथरस की विक्टिम की हुई। ये माँ सीता के प्रति किस प्रकार का स्टेटमेंट है? सीतामढ़ी सीता माता की जन्मस्थली है, वहाँ तक विरोध अभी ममता बनर्जी के सांसद का हो रहा है। परमात्मा आराध्य देव जो श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के ऊपर जो ये टीएमसी जो सांसद जो बंगाल का जो बनर्जी कोई है जो ये जो ऐसा बयान जो दिए है, उनको तो सांसद के में अंदर में घुसने नहीं देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में महापुरुषों के साथ अब तक बीजेपी के फोकस पर ममता बनर्जी बाहरी साबित करने की कोशिश करती रही। जय श्री राम के नारे पर ममता के नाराज होने की तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सियासत में पहले से देखी गई हैं। अब टीएमसी पर सीता माता पर विवादित बयान के सहारे वोटों के धार्मिक ध्रुवीकरण का भी आरोप लगने लगा। ये भी तुष्टीकरण का अंग है। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बहुसंख्यक हिंदू के देवताओं को, आराध्यों को अपमानित किया जाता है। अब ताड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी टिप्पणी ही करेगा। सवाल उठता है, क्या भड़काऊ और विवादित बयान देने से वाकई वोटों का ध्रुवीकरण होता है? इंडिया स्पेंट की 2004 से 2016 तक की चुनावी बयानों के आधार पर की गई रिसर्च बताती है, ईमानदार प्रत्याशी के मुकाबले भड़काऊ बयान देने वाले नेता 3 गुना ज्यादा सफल रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कोई चुनाव ही नहीं होने वाला, फिर भी भड़काने और समाज को तोड़ने का शर्मनाक काम हो रहा है। महात्मा गांधी के देश में नाथूराम गोडसे को पूजने का ही काम हिंदू महासभा के कुछ लोग नहीं कर रहे, बल्कि ग्वालियर में गोडसे के नाम की ज्ञानशाला भी खोल दी। मकसद गोडसे को सही ठहराने की आपराधिक कोशिश। अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आजादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारी शहीदों का, बलिदानियों का जो जत्थे के जत्थे दिए। हम आज बता देना चाहते हैं कि इन क्रांतिकारियों बलिदानियों का जो है अपमान किया गया कांग्रेस के द्वारा और देश का विभाजन किया गया। इस विभाजन के कारण आज हमारे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। गोडसे की आरती उतारने वाले इन हाथों में अब तक हथकड़ी होनी चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ सियासत हो रही है। मांग है सरकार से कि तुरंत इन पे रोक लगाए और जो लोग ये कर रहे हैं FIR हो उनको जेल भेजें। कोई भी इस तरह का समाज विरोधी काम करेगा वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सीता माता पर बयान ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के काम आता। हिंदू महासभा की गोडसे पूजा भी हिंदुत्व के नाम पर होने वाली राजनीति का हथियार बनती है। कार्रवाई दोनों पर जरूरी है, फिर चाहे कल्याण बनर्जी हो
या बापू के कातिल गोडसे के पुजारी। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। उस देश को आप क्या कहेंगे जिसके पास कोरोना महामारी के टीके जरूरत से ज्यादा, जिस देश की तरफ दोस्त और पड़ोसी वैक्सीन के लिए उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं? उस देश को आप क्या कहेंगे जिसका टीका सबसे सस्ता हो? नए साल में पूरी दुनिया में भारत की वैक्सीन पावर का डंका बजने जा रहा है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को बताया कि कैसे दुनिया नए सुपर पावर की दस्तक सुनने वाली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। ये चरण है वैक्सीनेशन। जैसे यहां जिक्र हुआ, 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक कोरोना के खिलाफ भारत के वो महारथी हैं जिनके बलबूते ही भारत वैक्सीन की सुपर पावर बनेगा। साथियों, भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जयकारे लगाने वाले ये लोग कोरोना के खिलाफ रण में हिंदुस्तान के वो सिपाही हैं जिनके कंधों पर देश को बचाने की जिम्मेदारी है। माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। जिस तरह से देश के डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी कोरोना से लड़ने में फ्रंट फुट पर हैं, देश भर में वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना को भगाने में ये ट्रक बहुत काम आने वाले हैं, इसीलिए इन्हें कड़े सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। ये ट्रक कैसे इंडिया की वैक्सीन पावर से जुड़े हैं, उसे जानने से पहले आपको पीएम मोदी को सुनना होगा, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद देश को संबोधित किया कि भारत में कोरोना का संक्रमण वैसा नहीं है और न ही वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्य देशों में हमने देखा है। जितनी घबराहट और चिंता 7-8 महीने पहले देशवासियों में थी, अब लोग उससे बाहर निकल चुके हैं। ये अच्छी स्थिति है, लेकिन केयरलेस न हो जाए ये भी हमें चिंता करनी है। देश के आत्मविश्वास की वजह ये वैक्सीन है जिसे बनाने में भारत को महारत हासिल है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाले देश हैं। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने कम वक्त में वैक्सीन बनाकर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है, बल्कि भारत की वैक्सीन सबसे सस्ती है। कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर भारत को कोरोना टीकाकरण के लिए विदेशी वैक्सीन पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते, कितनी बड़ी मुश्किल होती, हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। क्रेडिट स्विस के अध्ययन के अनुसार भारत को 1.66 अरब खुराकों की जरूरत है, लेकिन भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा 2.4 खरब डोज बनाने की है। 5 कंपनियां अरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला और बायोलॉजिकल ई वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। इस तरह भारत के पास मांग से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। और ये जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चर्चा इसलिए करता हूं कि उसके बाद और वैक्सीन भी आ जाएगी।
और जब और वैक्सीन आ जाएगी तो हमें फ्यूचर का प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुविधा रहेगी। कहने की जरूरत नहीं कि अतिरिक्त वैक्सीन को निर्यात किया जाएगा, जिसके लिए ब्राजील से लेकर बांग्लादेश तक रुचि दिखा रहे हैं। रिपोर्ट की शुरुआत में जिन ट्रकों को हमने आपको दिखाया, उसमें भारत को सुपर पावर बनाने वाली वैक्सीन देश भर के शहरों में ऐसे ही भेजी जाएगी। पुणे में 6 तरह के खास ट्रक सीरम इंस्टीट्यूट के लिए निकले थे, जहां इनमें वैक्सीन बॉटल लोड करके देश भर में भेजी जाएगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आज तक पर है कि ये वो ट्रक्स है, ये वो जो कूल चेन ट्रक्स है जो वैक्सीन पूरे देश भर में ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि 400 ऐसे ट्रक्स है, वातानुकूलित यानी एयर कंडीशन ट्रक्स है, बहुत ही खास ट्रक्स है जो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के लिए होते हैं। वो ट्रक्स यहाँ से यानी पुणे से निकलेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। कोरोना पर वैक्सीन बनाकर भारत पहली बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। अब बारी लोगों को वैक्सीन लगाने की है, जिसकी शुरुआत फ्रंट लाइन वर्करों से होगी और उनके लिए वैक्सीन बिल्कुल फ्री होगी। ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट, पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। फ्रंटलाइन वर्करों के बाद 50 साल से ज्यादा और बीमारों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, जिसके लिए सरकार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने जा रही है, जो आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाने वाला है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। यही डिजिटल सर्टिफिकेट बताएगा कि किसी वैक्सीन की कितनी डोज लग चुकी है और उसे दूसरी डोज के लिए कब आना है। सरकार की योजना अगले कुछ महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की है, जिसके लिए सरकार को असंभव सा लगने वाला काम करना होगा। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हर दिन 13 लाख लोगों को टीका लगाना होगा। चीन को छोड़कर और किसी देश में इतने ज्यादा लोगों को एक दिन वैक्सीन नहीं दी गई। दावा है कि चीन ने 2 दिन में करीब 45 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई। अमेरिका में हर दिन 5,37,000 और ब्रिटेन में 4,72,000 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो भारत के सामने चुनौती कड़ी है, जिसे पूरा करने के लिए सरकारी सिस्टम के अलावा वैक्सीन को पहुंचाने वाले ऐसे फ्रंट लाइन वर्करों को भी दिन रात काम करना होगा। तभी दुनिया भारत की वैक्सीन पावर को मानेगी। मोदी नए मिशन पर निकल चुके हैं, लेकिन इस मिशन की कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि भारत का कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम हर लिहाज से बहुत बड़ा है। हमारे पास बच्चों को वैक्सीन लगाने का अनुभव तो है,
लेकिन वयस्कों को इतने बड़े पैमाने पर पहले टीका नहीं लगाया गया। देशवासियों को एक प्रभावी वैक्सीन देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने हर प्रकार की सावधानियां बरती हैं। मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश को यकीन दिलाया कि वैक्सीन लगाने के लिए सिस्टम तैयार है। फ्रंट लाइन वर्करों को फ्री वैक्सीन की भी बात उन्होंने कही। लेकिन सवाल ये है कि बाकी 27 करोड़ लोगों का क्या होगा? क्या सरकार जनता को फ्री में वैक्सीन देगी या फिर सब्सिडी देगी? पहली रिपोर्ट में आपने देखा कि एसबीआई रिसर्च कह रही है कि 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने में अगस्त तक का वक्त लग सकता है। तो क्या देश की बाकी आबादी को कोरोना से बचाने वाले टीके के लिए लंबा इंतजार करना होगा? इस शंका की एक बड़ी वजह जानकार कोरोना वितरण तंत्र को मानते हैं। भारत में लगने वाली वैक्सीन 2 से -8 डिग्री पर सुरक्षित की जानी है। ऐसा माना जाता है कि देश में सिर्फ 4 कंपनियों के पास कोल्ड स्टोरेज परिवहन की क्षमता है। इसमें स्नोमैन, गति कौशल, TCIL और फ्यूचर सप्लाई चेन शामिल है। दावा है कि बड़ी कंपनियां अधिकतम 55 करोड़ खुराकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं, जो मांग का आधार है। दुनिया भर के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि वही देश आगे जाएंगे जो जितनी तेजी से अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। अभी जो ड्राई रन्स हो गए उसके मुताबिक भारत सरकार ने तो तैयारी जोरों से की है और काफ़ी लोगों को उन्होंने वैक्सीन देने के लिए भी तैयार किया है। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन शुरू में तो सिर्फ 30 करोड़ तक लोगों को 6-7 महीने में मिलेगा। इसका मतलब सब तक ये वैक्सीन पहुंचने में 1 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा लगेगा, 2 साल तक जा सकता है। आंकड़े और एक्सपर्ट दोनों साल के आखिर तक 40 से 50 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन मिलने की बात कह रहे हैं। इसके लिए इंडोनेशिया का भी उदाहरण दिया जा रहा है, जिसकी जनसंख्या 27 करोड़ है। इंडोनेशिया का कहना है कि वो अगले साल मार्च तक ही आधे लोगों को वैक्सीन लगा पाएगा। वैक्सीन बनाने और लगाने दोनों में भारत के पास अच्छा खासा अनुभव है, लेकिन वयस्कों को इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने का अभियान अपने तरह का पहला है। सरकार भी कहीं न कहीं इन चुनौतियों को जानती है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने एक संभावित रणनीति का जिक्र किया। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कोने कोने तक पहुंचकर मतदान की सुविधा देने का भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके लिए जो बूथ स्तर की रणनीति हम बनाते हैं, उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दूसरा बड़ा सवाल इसकी कीमत को लेकर है, जिस पर सरकार ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीन की एक डोज की कीमत 200 रुपए होगी। अगर सरकार ने वैक्सीन फ्री बांटी तो 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने में 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से 80 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने में 32,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं अगर सभी को वैक्सीन लग गई तो ये खर्चा बढ़कर 2 गुना भी हो सकता है, क्योंकि सीरो सर्वे कहता है कि 21 राज्यों के 70 जिलों में संक्रमण का खतरा मौजूदा खतरे से 25 गुना ज्यादा है। यानी जितना बड़ा खतरा उतने ही ज्यादा लोग कोरोना का टीका लगवाना चाहेंगे। लेकिन इस खर्च में सरकार कितना सहयोग करेगी, इसकी तस्वीर साफ होनी बाकी है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था पहले ही दबाव में है। ऐसे में वैक्सीन की कीमत का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए सरकार को अपने खर्चों में कटौतियां करनी पड़ सकती हैं। आज तक ब्यूरो। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर से कुछ नए मुद्दों पर नई दस्तक होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।